हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड का आखिर जो आने वाला भविष्य है वो कैसा होना चाहिए और क्या क्या वहाँ ज़रूरतें हैं जिन पर वास्तव में काम होना चाहिए, किन किन कामों पर मंथन होना चाहिए। इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के मतदाताओं ने 5वीं बार मतदान करके सरकार बनाई है। उत्तराखंड की स्थापना महज एक राज्य की स्थापना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे दशकों की एक भावना छिपी थी। पहाड़ों के जीवन में जितना संघर्ष रहा है, जितना दुख दर्द रहा है, उसको देखते हुए इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए सपने देखे गए थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गैरसैंण को राजधानी के रूप में देखा था, तो पराक्रमी योद्धा बलभद्र सिंह उत्तराखंड के सीमांत इलाके में रेल पहुंचाने की इच्छा रखते थे। पृथक उत्तराखंड के लिए जब आवाज उठी, आंदोलन हुआ, तो लोगों के मन में यही सोच थी कि एक पूर्ण रूप से पहाड़ी राज्य बने। इस राज्य को वहां की स्थितियों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। लेकिन जब जब राज्य का प्रारूप सामने आया तो उसमें मैदानी क्षेत्र भी शामिल थे। लोगों ने इस निर्णय को भी स्वीकार किया और यही माना कि पहाड़ और तराई क्षेत्र मिलकर नए उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाएंगे। ये तो नहीं कह सकते कि पिछले 21 सालों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। किसी हद तक विकास की प्रक्रिया इस स्तर पर तो बढ़ी जो यूपी का हिस्सा रहते संभव नहीं हो पाती थी। लेकिन जितनी संभावनाएं थी उस स्तर पर राज्य आगे नहीं बढ़ा। सवाल किसी एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं, लेकिन उत्तराखंड में विकास और कार्य संस्कृति के जिन मानकों को लेकर राज्य को चलना था, उसमें कई बार भटके भी। यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य के जिस स्वरूप की लोगों ने अपेक्षा की थी, उसमें मेरा प्रदेश की भावना सबसे अहम थी। आशय यही था कि जो राज्य बनने जा रहा है वो हमारा नया प्रदेश है और नए बनने वाले प्रदेश का आशय यही था कि यहाँ के युवा, महिलाओं, बच्चों, सबके हितों के लिए तेजी से कदम बढ़ाए जाएं। लोगों की परेशानियां कम हो, उन्हें लखनऊ की दूरी और देहरादून की निकटता का कोई एहसास हो। लोगों के मन में ये सोच भी थी कि हमारे अपने बीच से उठे बड़े नेता जन समस्याओं से सीधे सरोकार रखेंगे। राज्य के लोगों के हित में जो भी कदम बढ़ाया जाएगा, उनका फायदा पूरे राज्य को होगा। राज्य जिस तरह चला और जो उपलब्धियां हैं, उसकी अलग अलग समीक्षा होगी, लेकिन अब उसे किस तरह चलना चाहिए, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कहीं कुछ कमियां हैं, तो उस झोल को दूर किया जाना चाहिए। अगर राज्य का ढर्रा अब तक कहीं कुछ बेतरतीब चला हो, तो उसे अब बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प और ईमानदारी की जरूरत है। प्रशासन के लोग अब दूर दराज में भी नजर आने चाहिए, वरना उत्तराखंड के लोगों के लिए दून लखनऊ की तरह रहेगा। दून से ही सब कुछ निपटाने की कार्य संस्कृति बदलनी चाहिए। प्रदेश ने एक युवा नेता के हाथ में सत्ता सौंपी है, युवाओं के दिन अब अच्छे आने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी उत्तराखंड के। हमारे साथ दीप बोरा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से। हमारे साथ नवीन पिरसाली हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड से। हमारे साथ नीरज कोहली हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार हैं, वरिष्ठ स्तंभकार हैं उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुशील कुमार जी, आप ही के पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब चुनाव खत्म हुए हैं और देखिए अब की बार एक नई बात यह आई है सुशील कुमार जी कि इस बार भी पूर्ण बहुमत उत्तराखंड ने दिया है। मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे मिथक इस बार टूटे हैं और जनता ने पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जताया है। तो आपको क्या लगता है कि इस विश्वास का कारण और आने वाले समय में अब जो उत्तराखंड बनना चाहिए उस पर कौन कौन से काम होने हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त है कि विगत 22 वर्षों में उत्तराखंड ने जो अपना एक मोटिव एस्पेक्ट, एक जनता मोटिव एस्पेक्ट जो सरकार के सामने रखा, वो मत के रूप में रखा। और शायद मौजूदा सरकार यह कल्पना नहीं किया होगा कि इतने बड़े मत से फिर से वो सत्ता को दोहराएंगे। देखिए, एक चीज़ समझने वाली बात है कि एंटी इनकम्बेंसी होना और प्रो कम्बेंसी होना या सत्ता का रिपीट होना,
ये बहुत ही एक मार्जिनल थ्योरी और एक मैकेनिज्म थ्योरी होती है डेमोक्रेसी में। मेरे हिसाब से सरकार को अब अपनी मतलब कहते हैं ना कि झुकने वाली कमर को झुकाना, घुटने को टेकना, या यूं कहा जाए कि सर उठा के जो चलना अपनी काम के वजूद के आधार पे हो। यानी अब जनता को नहीं झुकाना चाहिए, जनता को महंगाई में नहीं पीसना चाहिए, जनता को बेरोजगारी में नहीं पीसना चाहिए, जनता को शिक्षा, सड़क, सुरक्षा और बुनियादी विकास, समावेशी विकास, सतत विकास, इंडस्ट्री की ज़रूरत, या जो भी और भी पहाड़ को चाहिए या मैदान को चाहिए, उन आवश्यकताओं को लेकर सरकार को जो बन पड़ता है वो करना चाहिए। क्योंकि इस बार जनता ने उन्हें उन पर तुलनात्मक में 57 की तुलना में ये जो मौजूदा सीट है इसको हम ज़्यादा बड़ी मानते हैं, क्योंकि उसमें एंटी इनकम्बेंसी थी। इसमें 5 साल के 3 बार के मुख्यमंत्री बदल करके इस सत्ता तक पहुंच थी उनकी। तो मेरे हिसाब से जनता को वो चीज़ देने की आवश्यकता इस समय धामी सरकार को है सॉरी, जो शायद पहले कार्यकाल में कल्पना भी न किए होंगे। डरी हुई भाजपा और भरपूर सत्ता से युक्त भाजपा, मैं समझता हूं कि यह एक सुनामी थी जो कांग्रेस की उम्मीदों को धराशायी किया है। और जिस तरीके से वास्तव स्थिति है मौजूदा समय में, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में रोजगार की स्थिति को खंगालना चाहिए? इंडस्ट्रियां उठ उठ के जा रही हैं, यहाँ के टैक्सेशन छूट का लाभ लेकर उनको कैसे रोका जाए? आपने डिसइन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया हुआ, यानी कि जो निवेशक आए थे उनके लिए क्या है, उनका रोड मैप क्या है? यहाँ के जो बुनियादी विकास हैं, 4 धाम यात्रा है, टूरिज्म का है। देखिए उत्तराखंड के विकास का जो ग्रोथ रेट है उसमें टूरिज्म को आप एकदम से आप वैसे ही समझिए कि जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी होती वैसे यहाँ का टूरिज्म है। आपको सब पर ध्यान देना होगा। हम पलायन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम पलायन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं सर, क्योंकि पलायन कितना भी ताकत लगा दे ये भी नहीं रोक पाएंगे। नहीं बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आज तो हम पलायन की बात कर भी नहीं रहे, आज हम बात करेंगे भी नहीं पलायन की, क्योंकि पलायन को लेकर फिर सारा का सारा जो डिबेट का रुख है वो पूरा का पूरा मुड़ जाता है और बस वहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। आज बात करेंगे कि उत्तराखंड का जो विकास है उसे लेकर क्या बात होनी चाहिए, और उस विकास के लिए जो एक मजबूत विपक्ष है वो होना चाहिए। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से क्षेत्रीय दल की भी आवश्यकता रहती है, यह भी एक सवाल है जो लोगों के बीच में है। इस पर आज इसी की बात करेंगे और हमारे साथ दीप बोरा जी भी हैं। दीप भाई आपका भी स्वागत है। नमस्कार गोस्वामी जी। दीप भाई अगर बात करें एक विपक्ष के तौर पर, क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरीके से सभी लोग कह रहे थे और ये बात डॉक्टर साहब ने भी बोली कि आपकी लग रहा था कि कांग्रेस भी अब की बार सत्ता में आ सकती है, लेकिन धराशायी हो गई और बहुत पीछे चले गए आप भी। तो ऐसे में एक मजबूत विपक्ष देना जिससे कि उत्तराखंड के अंदर जो वास्तव में जिन कार्यों की आवश्यकता है उसके लिए मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। यहाँ एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब कांग्रेस की जो अग्रिम नीति है वो क्या है, आगे का रोड मैप क्या होगा? देखिए गोस्वामी जी, 2017 में हमें सिरोधारी था मैंडेट, जो जनता ने दिया हमें 11 थे जी। एक ने शरीर छोड़ा, अंत में एक जो भाजपा से आए थे वो वापस भाजपा में चले गए। हमने उन 11 विधायकों को लेके सड़क से लेके सदन तक पूरी पार्टी ने आवाज उठाई। चाहे मलिन बस्तियों में इन्होंने कहा हो कि हम 100 दिन में मालिकाना हक देंगे, वो नहीं दिया। चाहे लोक आयुक्त का मसला हो कि हम 100 दिन में करेंगे, पर्वत समिति को भेज दिया, आज तक वही है। और महंगाई और भ्रष्टाचार कोविड में हुआ, कुंभ में हुआ और खनन में हुआ, और अब आप देख रहे हो कि सहकारिता में किस तरह अधिकारी मंत्रियों के कहने पे अपने ही घर वालों को उन्होंने नौकरियां वहां दे दी, चाहे पढ़ा लिखा चपड़ासी भी हो जाए। तो मैं समझता हूं कि जो जनता ने हमें मैंडेट अब 19 का दिया है, हमारे विधायक बड़े हैं, निश्चित तौर पे हम सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन जनता ने एक बार मौका फिर भाजपा को दिया है। हम उसी तरह महंगाई और बेरोजगारी पे लड़ते रहेंगे। हम किसानों के मुद्दों पे सड़क पे थे, उसमें भी ये रोल बैक हुए। पंडा समाज में कांग्रेस इतनी मुखर हुई
कि मुख्यमंत्री जी धामी जी को अपने ही मुख्यमंत्री का फैसला बदलना पड़ा। ऐसे ही कई रोल बैक इन्होंने किए। अब मैं समझता हूं कि जनता को समझना चाहिए, अगर जनता ने अनाज के ऊपर, जो अनाज कोविड काल और दूसरे उसमें भारत सरकार और दिया गया है और आगे भी मिलता है, कांग्रेस की सरकारों ने भी दिया है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई ये ना हो कि अनाज की एवज में ये महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दे कि हमारा हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए, क्योंकि आज 83% जीडीपी है और उसमें कर्ज है पूरा, इनका 95 से ऊपर है, वो देखिए क्या धराशायी हो गए। तो मैं ये समझता हूं कि जो लड़ाई महंगाई और बेरोजगारी, लोकायुक्त, हम तो इनको बार बार कह रहे हैं तुम्हारा जो दृष्टि पत्र था पहले भी उसमें था, अब तो गायब है, उसका क्या होगा? उसी पे तो तुम्हें मैंडेट मिला 2017 में। और महंगाई, अब आप ये देखिए रेबार लाए थे आपने, तो अभी कह दिया कि उसमें आना ही नहीं पालायन में, उसका क्या हुआ? एक इंडस्ट्री नहीं आई, ट्रिपल डबल 4 इंजन कहते रहे, आज तक त्रिवेंद्र जी सबसे पूछ रहे हैं मुझे क्यों हटाया। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी चुनाव हारे, आपने उनको बनाया क्योंकि आपने उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा ये बार बार कहना है कि अनाज की एवज पे भैया हमारे युवाओं को इतना बेरोजगार मत कर दो कि बिल्कुल ही वो घर बैठ तो जाए। दीप भाई, और इस बार कांग्रेस के रोड मैप में महंगाई और बेरोजगारी ये मुख्य और एक ये मुद्दा रहे। लोकायुक्त इन्होंने कहा, देखिए लोकायुक्त अभी अगर दोबारा आ जाए, खंडूरी जी भी लाए थे हमारी सरकार में, जब भोगड़ा जी थे हम लाए थे, हरीश रावत जी ने भी गवर्नर को दिया था साइन करने को, वो हमारा फिर राष्ट्रपति शासन लग गया और उसके बाद हम फिर नहीं आ पाए मैंडेट में। जिस दिन लोकायुक्त आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार। चलिए, ये 3-4 मुद्दे आपने बताए, वास्तव में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ नवीन पिरसाले भी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं। नवीन जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। नवीन जी, क्योंकि इस बार के चुनाव में आप भी एक बड़े जोर शोर से चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने नकार दिया, तो अब आगे की रणनीति क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा मुख्यमंत्री दिया है और जिसे लेकर एक बड़ा बहुमत आप देखेंगे उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और पूरा विश्वास जताया। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की अग्रिम जो रणनीति है अब वो क्या होगी? वो रोड मैप क्या होगा कि जो एक मुख्य विपक्ष के अंदर ये आए कि वास्तव में अगर उत्तराखंड के अंदर कोई बात कर रहा है तो वो आम आदमी पार्टी कर रहा है? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये रहा है कि जिस तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, वहीं आम आदमी पार्टी के इतने सारे जो बहुत सारे आपने एजेंडे दिए थे, बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी फ्री चीजों की बात भी की थी, सबको नकार दिया। जी, अब आप देखिए, सही है गोस्वामी जी, आपकी बात सही है, और लेकिन हमारी पार्टी ने 1 साल पहले ही यहाँ पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, उसके बावजूद बड़ा दमखम के साथ हमने चुनाव लड़ा और जनता ने जो हमें जनादेश दिया, हमने उसको शिरोधार्य किया। जनता ने हमें जनादेश सड़क से संघर्ष करने के लिए दिया है, तो विपक्ष की भूमिका में हमें रखा है और हम एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सुधारात्मक सुधार के लिए रोज बातें करते रहेंगे और सरकार को उस पर चेताते रहेंगे। हमारा जो प्रमुख मुद्दा था रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण की बात हम कर रहे थे, उन मुद्दों को लेकर हम लगातार मुखर रहेंगे और ये सरकार क्या कर रही है इस पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। आपने पिछली बार देखा था कि जब हमने आवाज उठाई थी कि सरकार ने 5 जनहित के काम नहीं किए, उसके बाद ही उत्तराखंड में सारी राजनीतिक हलचल हुई थी। इसी प्रकार से एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपको दिखेगी और हम इसकी तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी लगातार दिल्ली गए। अब एक मोदी जी एक ब्रांड के तौर पर इस वक्त अपने आप को मोदी जी ने बनाया है और जो भी उनके साथ फोटो खींचता है वो चर्चा में आता है, तो उस चर्चा को बिना काम के आगे बढ़ाने के लिए प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं। आज बात हो रही है, जब जहां बात होनी थी कि उपनल कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, जिनको जिस डिपार्टमेंट में सैलरी नहीं मिल रही उसमें टाइम पर सैलरी मिल रही, तो ऐसे ही 1100 घोषणाएं करके मुख्यमंत्री धामी जी ने डूबती हुई भारतीय जनता पार्टी की साख को चमकाने का काम किया था। और जनता ने भी शायद ये बार बार कहते हैं कि दोबारा मौका नहीं मिलता, दोबारा मौका नहीं मिलता। इस बार जनता ने कहा आपने कुछ काम नहीं किया, दोबारा मौका भी ले लो, ये आपके पास लास्ट चांस रहेगा, देखते हैं आप क्या करते हैं। इस
इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ये मैंडेट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ये न समझे कि हमें काम के आधार पर ये जीत मिली है, क्योंकि जीत अगर मिलती, मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर जीत मिलती तो मुख्यमंत्री जी जीतते। आपने एक हारे हुए व्यक्ति को जिताने का प्रयास किया और मैंडेट जो खटीमा की जनता का मैंडेट था उसका अपमान करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन खैर उनका मसला है, फिर भी हम स्वीकार करते हैं धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जो फिर भी आज बयानों से चर्चा करने की कोशिश हो रही है, काम से चर्चा नहीं हो रही है, उस पर हमें चिंता है, क्योंकि उत्तराखंड में काम की चर्चा होनी चाहिए, बयानों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इस सरकार से हमें उम्मीद नहीं है कि काम की चर्चा कभी होगी, क्योंकि ये हमेशा से केंद्र के कामों पर यहाँ चुनाव लड़े, आज भी की सहायता के लिए केंद्र पर ही निर्भर है। तो जो भी काम करेगा केंद्र करेगा, और केंद्र हमेशा ब्लैकमेल करता है उत्तराखंड को डबल इंजन करके, क्योंकि डबल इंजन में भारतीय जनता पार्टी क्या बंगाल में, उड़ीसा में जहां इनकी सरकारें नहीं है वहां पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करेगी। आप ऐसा कहकर भारत के संघीय ढांचे पर को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डबल इंजन का ब्लैकमेल, भाई इसका भय दिखाकर, इसका लालच दिखाकर उत्तराखंड की जनता से कम वोट मांगने का प्रयास ना करें। उत्तराखंड की जनता प्रबुद्ध है, उन्होंने मैंडेट दिया है इस बात पर कि आपने कहा कि दोबारा मौका नहीं मिलता है, इस बार दोबारा मौका फिर से प्रचंड बहुमत का है, आपको साबित करना होगा। और जहां गलती होगी आम आदमी पार्टी आपको आईना जरूर दिखाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आपने भी उठा दी नीरज भाई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखा है आपने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जो बातें दीप भाई ने की और या नवीन भाई जो बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार ये बात रही है, महंगाई को लेकर हंगामा हुआ, बेरोजगारी को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड की जनता ने सारी चीज़ों को नकार दिया? यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, जो दिखाया कि हम ये कर सकते हैं या ये कर दिया, कहीं ना कहीं लोगों ने उससे स्वीकार किया। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी कहें, अब कुछ कहते रहें, उन्होंने अगर ये कहते 33, 34, 35 सीटें आई हैं तब भी ये चल सकता था कि भाई चलिए इतना तो विरोध हुआ, ये हुआ, लेकिन यहाँ तो पूरा पार है। तो ऐसे में वो कौन सा मुद्दा रहा जो वास्तव में विपक्ष समझ नहीं पाया और भारतीय जनता पार्टी उसे कैश कर ले गई? क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा सवाल है। आज कुछ भी आप बोले, ये मुद्दे तो आप पिछले 5 सालों से बोल रहे थे कि यहाँ पर बेरोजगारी है, पलायन ज़्यादा है, रिवर्स पलायन नहीं है, यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जनता को कुछ और चाहिए था। जनता को चाहिए था मेरे साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाकर कौन चल सकता है। या नीरज भाई, एक और महत्वपूर्ण बात कि जो आपस में लड़ रहे हैं, शायद वो हमारी लड़ाई क्या लड़े, कुछ इस तरीके की बातें भी रही हैं। तो वो सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा को कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि रोज अब तो आगे भी यही रहेगा कि महंगाई है, बेरोजगारी है और ये अब तो 5 साल ये सब चलना ही है। लेकिन जो आए हैं वो 5 साल पहले भी यही था। तो जनता क्या चाहती है उत्तराखंड की, नीरज भाई? गोस्वामी जी, देखें कि चुनाव में जिन मुद्दों की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है या महंगाई की बात हो रही है या हेल्थ की बात हो रही है या एजुकेशन की बात हो रही है, ये मुद्दे सारे के सारे जमीनी मुद्दे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि और ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस ने या आम आदमी पार्टी ने, मैंने देखा कि लड़ाई भी लड़ी इन मुद्दों के लिए। और एक समय ऐसा लग भी रहा था कि शायद ये लोग अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ का एक इतिहास रहा है उत्तराखंड का कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो एक बार लग रहा था कि शायद हो सकता है इस बार भी परिवर्तन की बयार जो है नजर आएगी। लेकिन नजर आएगी, ऐसा लग भी रहा था। लेकिन मुझे लगा जब वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो एक ऐसा सिनेरियो सा बना, वो उसमें साफ सा ये दिखा कि सारे मुद्दे दरकिनार, मोदी मैजिक बरकरार। मुझे लगता है कि जनता ने जो है ऑपोजिशन की लीडरशिप को बिल्कुल खारिज कर दिया। उसकी वजह एक बड़ी रही कि हरीश रावत बहुत बड़े कद के नेता हैं और सारा दारोमदार उनके ऊपर था। कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर चुनाव लड़ा, उनकी फैन फॉलोइंग भी थी, सभी लोग बता रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं दिख भी रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस वो काफी बुरी तरह से चुनाव हार गए। नहीं, एक और नीरज भाई, कहीं ना कहीं एक जो चेहरा घोषित करके बीजेपी ने एक फ्रंट लीड ली थी, भाई धामी मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद बड़े ठोक के बोला भारतीय जनता पार्टी ने, हर मीटिंग में बोला, बड़े बड़े लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग छोड़ के भी गए। आप देखिए नीरज भाई, लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती रही, नहीं, हमारे मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो पुष्कर धामी है और पुष्कर धामी ही हमारे मुख्यमंत्री, और ये सिद्ध भी किया। तो शायद ये भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट गया, क्योंकि उस टाइम ताबड़तोड़ जो धामी ने निर्णय लिए उसे लेकर चर्चा तो थी। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था, पहले मैं ये कह रहा था कि ये ऑपोजिशन की लीडरशिप को खारिज कर दिया। हरीश रावत जी हार गए चुनाव
और कर्नल कोठियाल चुनाव हार गए, जिसके बूते पे जो है आम आदमी पार्टी ने जिनको कमांडर अपना घोषित किया था, तो सेनापति हार गए। तो एक ये तो बात हो गई विपक्ष की, कि विपक्ष को लोगों ने नकार दिया, उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास और भरोसा नहीं जताया। अब आ जाती है बात बीजेपी की। बीजेपी उत्तराखंड में 4.5 साल तक बहुत निराशा का वातावरण था, माहौल बहुत ज्यादा खराब था, कुछ विवादित निर्णय थे, वो आप लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उनको दोहराना कोई फायदा नहीं। बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिससे बहुत ज्यादा वातावरण प्रदेश के अंदर खराब था। जिस समय धामी जी आए तो ये स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन धामी जी के आने के बाद क्या हुआ कि वो जो विवादित फैसले थे, उन्होंने केंद्र के परामर्श से, केंद्र की सपोर्ट से, तो वो विवादित फैसलों को, चाहे वो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की बात हो, चाहे वो जो एक्ट बनाया था पंडा समाज वाला उसकी बात हो, या और जो तमाम बड़े निर्णय थे, उन्होंने वो एक एक करके उन निर्णयों को पलटा। उन्होंने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा है और इन फैसलों से जो है लोगों में बड़ा आक्रोश है। एक तो धीरे धीरे करके वो फैसले पलटे, जितनी आड़ी तिरछी लकीरें जो उनकी सरकार में खींची हुई थी, एक एक करके उन्होंने उन सब लकीरों को सीधा करने की कोशिश करी और कुछ इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करी कि जनता क्या चाहती है, चाहे वो सरकारी पद जो रिक्त पड़े हों उनको उन्होंने भरने की कोशिश करी, दिखाया कि मैं इनको भरना चाहता हूँ, उसकी प्रक्रिया भी शुरू करी। और बहुत सारे जनहित के जो छोटे मोटे फैसले थे, देखा कि जनता जिससे त्रस्त है, उन फैसलों की तरफ उन्होंने शुरुआत की और कहीं ना कहीं वो एक मतलब पॉजिटिव माहौल बनाने में उन्होंने पूरी कोशिश की और वो पॉजिटिव माहौल बनता हुआ नजर आया। दूसरा ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जो है ना, कोई कार्ड नहीं थी ऑपोजिशन के पास, कोई कार्ड नहीं थी। और जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जो केंद्र की योजनाएं थी, चाहे वो फ्री राशन वाली बात हो या और तमाम तरह की योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला गैस की बात करें या और दूसरी तरह की जो योजनाएं थी, उनको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने, जो केंद्र के बड़े नेता हमारे यहाँ जब चुनाव में आए, उन्होंने उनका काफी ज्यादा गुणगान किया, अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करा और जनता को ये भी भरोसा दिलाने की कोशिश करी कि देखो यहाँ बीजेपी की सरकार है और केंद्र में सरकार है। ये कहीं ना कहीं नीरज भाई एक चीज ये भी रही कि मैनेजमेंट के रूप में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी वेल मैनेज करके अपने चुनाव को निकाल कर ले गई और भारतीय जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उस तरीके से कर नहीं पाई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात रही है। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि अब आगे की स्थिति में उत्तराखंड के भविष्य को लेकर कौन से रोड मैप है। क्योंकि वीरेंद्र भाई अगर आप देखें, ये मुद्दा था, जमीनी मुद्दा था, बेरोजगारी को लेकर सवाल थे, महंगाई को लेकर सवाल थे और आज भी महंगाई को लेकर सवाल हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आपकी सरकार के सामने है। उसके अलावा अगर हम देखें, जिस पर्यटन को रीढ़ कहा गया है वो भी आज सवालों के घेरे में रही है। अब आगे उस पर क्या, क्योंकि ये बहुत बड़े एक ऐसे सवाल हैं कि जिन पर काबू पाना होगा आप लोगों को। जी नमस्कार, धन्यवाद गोस्वामी जी और सभी जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना दिवस मना रही है और इन 42 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से लेकर आज 303 सांसद आज हमने देश में हमारे प्रतिनिधि हैं। तो आज उल्लास का वातावरण भी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने को गर्व की अनुभूति भी करते हैं। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः स्थापित हुई है। इसमें राज्य के सभी लोगों का, सभी निवासियों का, 1.25 करोड़ राज्य की जनता है, सभी का आशीष और आशीर्वाद रहा है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः राज्य में स्थापित किया। राज्य में पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बनकर आए, पार्टी ने उन पर भरोसा किया। निश्चित रूप से उन्होंने लोगों के दिलों को जीतने का काम किया। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। जनता जो चाहती थी, कुछ निर्णय पलटने की बातें आई तो निश्चित रूप से उन्होंने जनता के अनुसार, जनता की इच्छाओं के अनुसार जो जनता चाहती थी उस पर निर्णय लेने का काम किया। लोगों का भरोसा बना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने विश्वास बढ़ाने का काम किया और जो केंद्र की योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
इस राज्य में चल रही हैं, चाहे सड़क हो, परिवहन हो, रेल हो, उड़ान योजना हो, इन तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, दिख रहा है और राज्य के लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। हमारे जो लाभार्थी योजनाएं इस राज्य में रही हैं, चाहे लाभार्थी वृद्धा पेंशन लेने वाले लोग हों, उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया, चाहे विकलांग हों, बुजुर्ग हों, सबकी पेंशनें बढ़ाई, आशा करती हों, आंगनवाड़ी हों, सबकी पेंशन बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात ये रही गोस्वामी जी कि हमने जो डिलीवर किया है इस कोरोना संक्रमण काल में, जो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी सरकार ने लगातार लोगों के बीच में बैठकर उनके साथ संवाद स्थापित करके उनकी चिंता करी, चाहे कच्चा राशन देने से लेकर हो, पका हुआ राशन देने से हो, उनको आर्थिक सहायता देने से हो, जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक थे उनको पेंशन देने का काम, और पेंशन 3-3, 6-6 महीने की हमने इकट्ठा उनको देने का काम किया। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा और हमारी जो सबसे बड़ी जो जनता के बीच में, क्योंकि एक सैनिक प्रधान क्षेत्र है, इस राज्य में महिलाएं भी है, सैनिक प्रधान क्षेत्र भी है, देश की जनता का भरोसा उत्तराखंड राज्यवासियों पे रहा है। उत्तराखंड राज्य का वासी केंद्र की सेवाओं में है और देश की सुरक्षा में अपने को उसने समर्पित किया है। तो यहाँ जो भी भ्रामक प्रचार आप पार्टी ने फैलाने का काम किया, जो भी कांग्रेस पार्टी ने फैलाने का काम किया और जो भी दूसरे विपक्षी दलों ने जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। राष्ट्रवाद सर्वोपरि रहा। नरेंद्र भाई मोदी जी का जो आशीर्वाद उत्तराखंड राज्य को मिलता रहा, जो उन्होंने राज्य के साथ अपनी आत्मीयता जोड़ने का काम किया, चाहे वो केदारनाथ के माध्यम से हो, चाहे राज्य की योजनाओं की बराबर समीक्षा करने से हो, जो बराबर राज्य की चिंता करने से हो, ये हमारी प्राथमिकता रही और हमने जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल में, आज तो हम खैर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल में है, मैं प्रदेश का सदस्यता प्रमुख हूं। 13.5 लाख हमारे पास रजिस्टर कार्यकर्ता हैं जिनके मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और हमारे रजिस्टर में दर्ज हैं। हम सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ लगातार बूथ पर, शक्ति केंद्र पर, मंडल पर लगातार निरंतर कार्यक्रम होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज सरकार आने के बाद भी हमारा जो सेवा समर्पण सप्ताह 20 अप्रैल तक चल रहा है, नित्य हमारे लगातार कार्य चल रहे हैं। कार्यकर्ता लगातार खुशी के साथ, उल्लास के साथ उनका। वीरेंद्र भाई, ये तो सारी चीजें आपने उपलब्धियां पुरानी गिनाई है। वीरेंद्र भाई, आगे के रोड मैप की मैं बात कर रहा था कि महंगाई, बेरोजगारी और जो पर्यटन, ये एक बड़ा मुद्दा अभी भी है। देखिए, ये धरातल पर है मुद्दा और इससे आप भी वाकिफ हैं। इसे लेकर अब क्या चुनौतियां आपके सामने है और उससे कैसे निपटा जाए? जी, मैं गोस्वामी जी जो हमारे सारे मित्र बैठे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि ये तो थाल में परोस कर जनता ने इनको वो दी है, थाली दी है सत्ता की। नहीं, हमने उसके पीछे त्याग और तपस्या और बलिदान किया है, जनता की सेवा किया है। आगे हमारे पास में इस राज्य में करने के लिए बहुत कुछ है। हमने राज्य बनाया है, राज्य को संवारने का काम भी नरेंद्र भाई मोदी जी करेंगे, हमारी पार्टी करेंगे और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और लगातार वो जनता के बीच में बने हुए हैं। जहां तक प्रश्न है कि राज्य में बेरोजगारों की संख्या निश्चित रूप से ज्यादा है, मैं डॉक्टर सुशील कुमार जी हमारे विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, हमें इंडस्ट्रीज सेक्टर में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, सिडकुल को और बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको और सुविधाएं देने की आवश्यकता है। हम दे रहे हैं पहले से। हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ये हमारी गारंटी है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, लोगों ने इस पर भरोसा किया है। हमने अपनी माताओं और बहनों को, बुजुर्गों को जिस तरीके से हमने उनको स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित किया था और उसका लाभ जनता को मिल रहा है, उसको और आगे हम और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। हम पर्यटन के क्षेत्र में आप कह रहे हैं कि हम फिसड्डी हैं, नहीं, देशाटन, तीर्थाटन हमारा लगातार बढ़ रहा है। आज अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म के स्टार, सबसे बड़े फिल्म स्टार आज उत्तराखंड की वादियों में घूम रहे हैं। इन 5 वर्षों में गोस्वामी जी आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तराखंड राज्य में हमने फिल्म इंडस्ट्री के लिए माहौल बनाया। हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक आए, हमारे यहाँ देश के पर्यटक आए
और इस फिल्म इंडस्ट्री के आने से हमारे जो अस्ताने रोजगार थे, बेरोजगार लोग थे, उनको रोजगार प्राप्त हुआ। हमने होम स्टे के माध्यम से इस राज्य में बहुत लोगों को रोजगार दिया है और उसको हम और सशक्त और मजबूत करेंगे। ये राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की भूमि है। यहाँ राज्य के लोगों ने चाहे सेना में रहे हो, अपने जानों की बाजी लगाई है और आंदोलन के माध्यम से भी यहाँ पर लोगों ने अपने जान हथेली में लेकर आज वो शहीद हो गए। उनके सपनों का उत्तराखंड है। हम इस उत्तराखंड के लिए जो बेहतर से बेहतर होगा, केंद्र की तमाम योजनाओं को इस राज्य में पुख्ता तौर पर हम लागू करेंगे। हम बढ़ रहे हैं आगे, हम निरंतर बढ़ते रहेंगे और इसका असर आप दिखेंगे। माहौल बढ़ेगा, परिवर्तन होगा, लोगों को भरोसा हो गया है और कहीं ना कहीं परिवर्तन पर, उस परिवर्तन पर सबकी नजर, वीरेंद्र भाई, उस परिवर्तन पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि चुनौतियां इस बार सरकार के सामने बहुत ज्यादा है। जिस तरह से जनता ने विश्वास जताया है एक युवा चेहरे के ऊपर, तो उस युवा चेहरे के पास बहुत सारी इस बार चुनौतियां भी हैं, उससे निपटना भी होगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे? अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला, असली मसाले सच MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
पेश है डिजिटल डिस्काउंट डेज। पाइए ऐसे डिस्काउंट्स पहली बार, जैसे 7.5% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट और भी बहुत कुछ सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पर 17 अप्रैल तक। किसी भी रिलायंस डिजिटल स्टोर, माई जियो स्टोर्स, reliancedigital.in या jiomart.com पर शर्तें लागू। आप आज कुछ अचारी बनाएंगे। अचारी? लेकिन कैसे? MDH अचारी आलू मसाला जो है, जो चाहो मिनटों में बनाओ। MDH अचारी आलू मसाला, इससे बनाइए ना सिर्फ अचारी आलू, अचारी भिंडी, अचारी बैंगन और कुरकुरी भिंडी भी। MDH अचारी आलू मसाला। असली मसाले सच सच, MDH MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं उत्तराखंड को लेकर। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुशील कुमार जी, अगर हम बात करें एक मजबूत विपक्ष की, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी राज्य के लिए या किसी भी देश के लिए विपक्ष का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर विपक्ष को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए विपक्ष के पास अब, क्योंकि लगातार 10 वर्ष तक विपक्ष में बैठना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है खासकर, और इससे पार भी पाना होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस में अपने अंदरूनी जो झगड़े हैं उसे लेकर भी हैं, और कुछ वही स्थिति आप देखेंगे ऊक्रेन में भी है और वही स्थिति आम आदमी पार्टी में भी है। और देखिए दीप बोरा जी बड़े कड़क तरीके से देख रहे हैं, जैसे हमने बोला कि अंदरूनी झगड़े हैं, तो उनसे जानेंगे इसके बाद। बोलिए जी। और 4 मिनट मैं आपको डॉक्टर साहब दे रहा हूं क्योंकि समय कम रहेगा और फिर सभी लोगों से बात भी करनी है जी। देखिए गोस्वामी साहब, विपक्ष इतना जरूरी है जितना हमें सरकार चाहिए। सरकार बिना, जैसे हम धूप में चलते हैं ना, तो हमसे ज़्यादा बड़ी परछाई होती है हमारी, बस सूरज की ओर घूमा हुआ है वही देखना होता है। विपक्ष अत्यंत, अब आप एक उदाहरण से बात को समझिए जी। बेरोजगारी और महंगाई इस चुनाव में बेमानी सिद्ध हुई है, लेकिन क्या बेरोजगारी और महंगाई इस देश की जनता को हताहत नहीं कर रही है? नंबर 1। नंबर 2, आप जब देखिए, जब महंगाई की बात करते हैं तो महंगाई कब असर नहीं, सरकारें हमेशा बेअसर रहती है महंगाई से। और ऐसे में जब महंगाई बढ़ रही हो फिर भी सरकार भारी बहुमत से जीत रही हो, जनता को वोट ले रही हो और जनता वोट दे पा रही हो और सरकार इसमें सफल हो, तब आप समझ लीजिएगा कि विपक्ष भी यहाँ पर हाशिए पे रहेगा। वो और ख़ास तौर से कमज़ोर विपक्ष हो तब तो वो तो नेस्तो नाबूद ही रहेंगे इस मामले में। आपको मैं गोस्वामी साहब ये बात मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। 1500 मैंने रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स लिखे हैं, उस आधार पे बता रहा हूँ। 3 किताबें मैंने लिखी हैं, 20 साल से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, उस आधार पे बता रहा हूँ। मैंने इतना खराब विपक्ष अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। नंबर 1, इतना खराब विपक्ष नहीं देखा। नंबर 1, चाहे जहाँ जो विपक्ष हो, कहीं पे कांग्रेस ज़्यादा है तो मैं उसी की जाहिर बात करूँगा। दूसरी चीज़ है, खराब क्यों है, मैं कांग्रेस को आलोचना नहीं कर रहा हूँ, खराब क्यों है, क्योंकि हमने सरकार को इतना मजबूत किया कि बेरोजगारी और महंगाई जैसी चीज को भी हम सरकार को कुछ सोचने ही नहीं दिए। सरकार ने 5 किलो 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर अगर मत ले सकती है, तो कई लोग हमसे कहते हैं फ्री की चीज़ों पर आप क्यों नहीं लिखते हैं, केजरीवाल तो बिजली फ्री देते हैं, फलाना फ्री देते हैं, आप उन पे क्यों नहीं लिखते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई एक चीज़ ये बताओ, सामने जब आपके कहा गया है और आप वोट दे रहे हो, तो मेरे लिखने से अगर समस्या का समाधान है तो मैं तो लिख ही रहा हूं। सवाल गोस्वामी साहब ये है, आपके समय सीमा में मैं बोल दूं कि इस देश को मजबूत विपक्ष उतना ही चाहिए जितनी मजबूत सरकारें। अगर 272 के आंकड़े से केंद्र सरकार बनती है तो 150 के आंकड़े से कम विपक्ष नहीं होना चाहिए। कौन गैस सिलेंडर कंधे पर रखेगा, कौन बेरोजगारी की लड़ाई लड़ेगा, कौन किसानों की लड़ाई लड़ेगा, कौन युवाओं की लड़ाई लड़ेगा, कौन गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, कौन समस्याओं की लड़ाई लड़ेगा, कौन इस देश की जनता को उठाने के लिए, उभारने के लिए जंतर मंतर पर धरने देगा,
कौन से विपक्ष अपने कंधे पर गैस सिलेंडर रखेगा कि 1000 के पार चला गया? है कोई विपक्ष? नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इससे खराब विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा। यही बीजेपी, यही स्मृति ईरानी, यही राजनाथ सिंह, यही अरुण जेटली, यही सुषमा स्वराज 5 रुपया, 25 रुपया, 40 रुपया रेट बढ़ता था तो जंतर मंतर पर गैस सिलेंडर और प्याज का माला बना के बैठते थे, और यही कांग्रेस के हाथ का पैर कांपते थे। आखिर किसके कारण? क्योंकि विपक्ष मजबूत था। कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं थी, चाहे मनमोहन सिंह की सत्ता उठा के देख लीजिए, लेफ्ट के साथ चलती थी, बाद में भी सरकार के, लेकिन 303 के साथ, 284-82 के साथ ऐसी सत्ताएं 1990-89 के बाद कभी नहीं आई। और अगर सत्ताएं आ रही हैं तो उससे कोई गुरेज नहीं है, जनता का मत है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता, जनता का शासन कब जनता पर शासन बन जाता है। ध्यान रखिएगा इस शब्द में, ये जनता का शासन है, लेकिन ये जनता पर शासन ना हो जाए, इसके लिए विपक्ष का होना सशक्त बहुत ही ज्यादा यही बात मैं दीप भाई से ले लेता हूं। खराब प्रदर्शन के बावजूद, आम आदमी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बावजूद मैं चाहूंगा कि इस देश में विपक्ष मजबूत बने। भले ही ये प्रधानमंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विपक्ष भी होना चाहिए। विपक्ष भी होना चाहिए, विपक्ष बहुत जरूरी है। और इसी पर सूरज से काम नहीं चलेगा, दीप भाई चांद भी चाहिए। बड़ा खराब विपक्ष, कुछ इस तरीके की बातें कही जा रही है। और दीप भाई देखिए, 2-3 सवाल और हैं जो हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं, और शायद नीरज भाई क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, कांग्रेस को देखते आए हैं और बहुत लिखा है तो बहुत चीजें जानते हैं। देखिए दीप भाई, एक बात तो ये है कि आपके यहाँ आज तक भी हारने के बाद जो मंथन हुए उसमें मैं 2-4 सवाल खड़े कर रहा हूं, और आप देखिएगा। पहली बात यह कि जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे वही उत्तराखंड में आते हैं कि भाई अब यहां समस्या बताओ क्या रही, हार की समीक्षा वो करेंगे। कैसे होगी ये बात लोग पूछ रहे हैं दीप भाई, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आप ही ने तो दिया सब कुछ और आप ही समीक्षा करने आ गए। एक बात, अभी तक भी दीप जी आपने अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया, कोई अध्यक्ष नहीं है। आपने नेता प्रतिपक्ष चुनने की बात थी, वो कोई नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए ये कारण है कि शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता को ये सब चीजें पसंद नहीं है, शायद इसलिए आपको नकार दिया। देखिए गोस्वामी जी, अभी हमारे बड़े भाई ने स्तंभकार हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा, तो मैं क्रिटिक्स लूंगा उससे और समझने की कोशिश करूंगा, मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा जी। मैं बड़े दिल से बात कहूंगा, एक कार्यकर्ता होने के नाते, प्रवक्ता होने के नाते बात में कहूंगा कि आज कांग्रेस बहुत कठिन दौर पे है, परिश्रम की जरूरत है ऊपर से नीचे तक। और आज क्रिस्मेटिक हमें ऐसा कुछ, चाहे केंद्र की लॉबी हो जहां नेतागण सारे हों, चाहे हमारा यहाँ पे उत्तराखंड का हो,